तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, ये तो एविडेंस पड़ेगा, कोई तो नजर आ जाएगा। लेकिन उनको फीस दी गई, इन लोगों को भी ये बोला गया कि आप राजा साहब को वकील ना करो, सारा काम हमने किया। इनको भी कैंपेन की गई, एक मुलजिम को हमसे अलग भी किया गया। और अब क्योंकि हम फ्री में कर रहे हैं तो चंदा तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। हम फ्री में केस कर रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन तंजीमें जो हैं वो किसी और से काम कराएंगे। ये क्या बुद्धि है, इसको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। हम ऐसा भी ये नहीं है कि कोई खराब वकील है। हमने हाँ, सारे केसेस में अब तक अल्लाह के शुक्र से 100% रिजल्ट भी आया है, फ्री में भी कर रहे हैं। तो हमें क्यों वकील पसंद नहीं किया जाता, ये है सोचने की जरूरत। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू है जो ऐसा लगता है कि देश भर की शायद सियासत पर बहुत असर पड़ेगा इस इशू का। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के मामले में, जिसको देशद्रोह कहा जाता है और बगावत कहा जाता है मुल्क से, उनमें जो लोग गिरफ्तार हैं उनको कोई राहत मिल सकती है। सरकार को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई 124A में और मुकदमे दर्ज ना हो, और जो लोग अभी मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जो लोग जेल में हैं, वो राहत के लिए अदालतों को रुजू कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम और बड़ा फैसला माना जा रहा है, देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि सभी को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए। उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इस पर क्या कुछ है, क्या हम समझें इस बयान का मतलब। और इसके अलावा भी इस वक्त मेरे साथ सीनियर वकील, लॉयर महमूद पाचा साहब हैं, जो सेव मिशन कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर भी हैं, और एक बहुत से जो सेडिशन वाले केसेस हैं वो मुकदमात भी देख रहे हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर, बिल्कुल डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आता हूं सीधा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है इसका मतलब? क्या कुछ देश के लोग समझें इसका मतलब? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी ताकतों के पास जो आम आदमी को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिलाओं को, जर्नलिस्ट को, ईमानदार जर्नलिस्ट को, ईमानदार एनजीओज को, ईमानदार देश के नागरिकों को तंग करने के लिए जिस जिस तरह के हथियार थे, उसमें से एक हथियार कम कर दिया। यानी कि सबसे छोटा हथियार जो है वो कम कर दिया है। सबसे छोटा हथियार यानी कि कांटा। इससे बड़े बड़े हथियार उनके पास मौजूद हैं, जिनका नाम है यूएपीए, जिनका नाम है एनएसए, जिनका नाम है हर एक स्टेट में मकोका की तर्ज पे, जैसे गुजरात में गुजकोका है, उत्तर प्रदेश में भी गैंगस्टर एक्ट है। इस तरह के कानून, एनएसए वगैरह वगैरह, जो तीर, तलवार, भाले, वो अभी भी उनके पास मौजूद हैं। तो बुनियादी बात यह है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है किस तरफ कि हम इस नतीजे पे क्यों पहुंच रहे हैं। वो नतीजे पे पहुंचने की वजह यह है कि इन सख्त कानूनों का, जिसमें उम्र कैद तक की सजाएं हैं, जिसमें
फांसी तक की सजाएं हैं, जिसमें लंबी लंबी सजाएं हैं, और जिनसे एक किसी के ऊपर लग जाए तो पूरा एक स्टिग्मा सा लग जाता है उस इंसान के ऊपर, उसका दुरुपयोग, मिसयूज या गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन जो सेडिशन के लॉज हैं वो सबसे छोटा हथियार है। तो बुनियादी बात यहाँ क्या है, मैं जाती तौर पे सख्त कानूनों का फेवर करने वाला एक लॉ स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जो ये चाहते हैं कि सख्त कानून होने ही नहीं चाहिए, मगर मेरा मानना ऐसा नहीं है। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो बड़े बड़े मुजरिम और मुल्जिम हैं और जो बड़े बड़े गुनहगार हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत हर एक माशरे में, हर एक सोसाइटी में, हर एक जगह पे होती है, और वो होने भी चाहिए। जो बुरी चीज है इसमें से वो ये है कि इन कानूनों का या किसी भी कानून का, खास तौर पे जो सख्त कानून है, उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बेगुनाहों को अपने जाती मफाद से, पॉलिटिकल या जो फाइनेंशियल मकासद हैं, जो सियासी या जाती मकासद हैं, जो स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए जो रीजंस हैं, उसकी वजह से इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो इनका गलत इस्तेमाल करे उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त सजा का प्रोविजन, प्रावधान या जरिया मैसर उन्हीं कानूनों में होना चाहिए। इस एडिशन के साथ मैं ये समझता हूं कि बुनियादी जो बीमारी है वो मिसयूज है कानूनों का। कानून अपने आप में बुरी चीज नहीं है। अच्छा प्राचार्य साहब, इस पर फौरन उसी दिन, सेम डे, जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ साथ ही कानून मंत्री का एक बयान आया, लॉ मिनिस्टर का, किरण रिजिजू जी का। वो ये कहते हैं कि सभी को अपनी हद में रहना चाहिए, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। तो अभी हमें याद है, हम आपसे भी बात की थी तकरीबन 1 महीना पहले, वो गुजरात में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कानून से मुताल्लिक ही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सभी को, लेजिस्लेशन को और एग्जीक्यूटिव को और अदालतों को, अदलिया को टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए। तो अब इसका क्या मतलब है? वो टीम वर्क की बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं सुन रहे, फिर वो और नाराजगी दिखा रहे हैं, क्या कुछ है इसका मतलब? देखिए, मैंने उस समय भी आपसे एक बात कही थी कि किरण रिजिजू साहब शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वो देश का वो हिस्सा है जहां के बहादुर ट्राइबल्स चाइना के सामने सीना तान के भारत देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो इतने बहादुर जगह से आने वाले एक शेड्यूल्ड ट्राइब व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मुझे 10 गुना ज्यादा दुख और तकलीफ होती है। अगर यही बात कोई मनुवादी मानसिकता के घर में पैदा हुआ कोई मंत्री कहता तो शायद मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि उनकी तो मानसिकता ही ये है कि किसी भी तरीके से भारत के संविधान खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए। उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं मनुवादी मानसिकता के लोग। तो परंतु ये एक ऐसी जगह के व्यक्ति के मुंह से आती है बात, और एक ट्राइबल व्यक्ति के मुंह से आती है, तो बड़ा दुख होता है। जहां तक लक्ष्मण रेखा का बात है, उसका जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने से नुकसान होता है बहुत बड़ा। यही लक्ष्मण रेखा का जो मकसद निकाला जाता है कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की थी तो उनका अपहरण हो गया, ये इसका मकसद है। लेकिन किरण रिजिजू साहब तो खुद ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के लिए मना कर रहे हैं। वो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को और इस देश की अदलिया यानी कि न्यायिक व्यवस्था को कि मैं एग्जीक्यूटिव यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो सिर्फ 5 साल के लिए होती है ज्यादा से ज्यादा, अगर बीच में ही वो अपना मेजॉरिटी ना खो दे, उसका एक नुमाइंदा मैं भारत की एक चौथे पिलर की तरफ, एक पिलर की तरफ ये खड़ा होकर कहने की हैसियत रखता हूं कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, या ऐसा मैं हिंट देने की कोशिश करता हूं। उससे आपको छुपा हुआ रीजन क्या है? धमकी।
कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये धमकी है इसमें छुपी हुई। लक्ष्मण रेखा शब्द का या जो कॉनोटेशन है उसका प्रयोग का मतलब ये है कि ये छद्म शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है कि आप ये काम ना करो, वरना आपका नुकसान हो सकता है, नुकसान किया जाएगा। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेने की बात है। और ये एक पिलर है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, टेम्परेरी होती है, वो देश का एक पिलर है डेमोक्रेसी का। तो एक पिलर को लक्ष्मण रेखा क्रॉस स्वयं ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के वो नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके वो ना सिर्फ पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और देश के संविधान के खिलाफ जाके एक उन्होंने स्टेटमेंट दी। अच्छा, आप ऐसे वक्त पे अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को क्या कहना चाहेंगे? अगर चूंकि जाहिर है आप तो खुद जिसे लीगल ऑफिसर कहा जाता है बाकायदा अदालत में वकील को, तो आप उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, आप मुसलसल अदालतों में जाते हैं, जजों को भी जानते हैं, वकीलों को भी जानते हैं। इस फ्रेटर्निटी में इस लॉ मिनिस्टर के इस बयान को यानी किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए लीगल फ्रेटर्निटी को? देखिए, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, यानी कि बार के बारे में, वकीला के बारे में, अधिवक्ताओं के बारे में आप बात कर रहे हो, एडवोकेट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और ये बार यानी कि वकील हजरात जो हैं, वकला हजरात या अधिवक्ता गण, इसको बखूबी निभाते भी हैं अपनी जिम्मेदारी को, कि अदालतों की इज्जत जो है ना, वो वकील ही करवाते हैं सबसे ज्यादा। और हम इसे बार जो है अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हम अदालतों की, जजेस की हिफाजत के लिए फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारे रहते हुए कोई भी अदालतों की के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, मतलब इस तरह की गलत टिप्पणी। ये तो हम स्वयं ही कहते हैं कि अगर कोई अदालत फैसला करती है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना सबका अधिकार है, और उससे जजेस को भी, हम सब लोगों को भी इंप्रूवमेंट का मौका मिलता है, हमें भी जनता का नजरिया पता लगता है, जजेस को भी उससे फायदा होता है। हमारे सिस्टम में ओपन कोर्ट का मतलब यही है कि कोई भी जाके जजों का फैसला सुने और जजों का फैसला करने का तरीका देखे भी और सुने भी, और उस पर फिर अपनी टिप्पणी भी करे। लेकिन अगर कोई जजों को धमकाने की कोशिश करेगा, जजेस को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हम लोग स्वयं बहुत टिप्पणियां करते हैं, आपने देखा होगा, मगर जुडिशरी की मेजेस्टी को अगर कोई आंच लाने की कोशिश करेगा तो वकील सबसे आगे खड़े रहते हैं, सबसे आगे खड़े रहेंगे। और इसीलिए मैं लीगल फ्रेटर्निटी से ये गुजारिश और अपील भी करूंगा कि लॉ मिनिस्टर के इस बयान को सख्त से सख्त लफ्जों में कंडेम किया जाए। और मैं यहाँ ये भी बात कहूंगा कि ये बयान, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, वो मजबूरी में दे रहे होंगे, उन पर दबाव होगा इस तरह का, वरना वो अपने आप ऐसा बयान कभी नहीं देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा और मानना है। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी को, वकीलों को इसकी सख्त मजम्मत करनी चाहिए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और इसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करने चाहिए। अच्छा प्राचा साहब, इन दिनों एक और चीज चल रही है और वो है बुलडोजर का इस्तेमाल। जगह जगह बार बार बुलडोजर पहुंचाया जा रहा है। अभी शाहीन बाग में गया था, वहां से उसे वापस जाना पड़ा। अब फिर और एक मदनपुर खादर का एक वाकया सामने आया है, और बहुत सी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर मुसलसल बार बार आगे जाएगा। बीच में कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई थी जिसमें बुलडोजर को भेजने से इनकार किया गया था। लेकिन अभी जो सूरत हाल अब बन रही है, तकरीबन हर दिन अखबारों में कहीं ना कहीं बुलडोजर की खबर पढ़ने लगे। कानूनी तौर पर लोग क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ है, क्योंकि इसमें बहुत लोग वो भी हैं जो अपने आप को बेगुनाह मानते हैं और वो घरों में रह रहे हैं 10 साल से या 20 साल से। अब उनके घरों को गिराने की तैयारी हो रही है या गिराया जा रहा है। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक सरासर क्राइम है, गुनाह है, अपराध है, जो सरकारी अधिकारी और पुलिस के अधिकारी खुलेआम एक क्राइम कर रहे हैं।
पर उसके अंदर हिस्सा जो है ना, बहुत सारे वो लोग हैं जो कि बज़ाहिर ऐसे नजर आते हैं कि वो इन बुलडोजरों को अपोज कर रहे हैं। एक ये बात सबसे अहम है समझने की। दिल्ली का ही मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अभी एक विधायक साहब जेल चले गए, अरेस्ट हो गए। जो धाराएं मैं पढ़ रहा था वो सारी ऐसी हैं जो जिसमें अरनेश कुमार की जजमेंट लागू होती है, जिसमें अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो कोई भी वकील जाके उनको 5 मिनट में छुड़वा सकता है, अरनेश कुमार की जजमेंट ही साइड करके। तो मैं उनके वकीलों को भी ये निःशुल्क सलाह दे रहा हूं कि जो सारी धाराएं मैंने अखबार में पढ़ी हैं वो सब 7 साल के से कम उम्र की उसमें कैद है। तो एक तो जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने या पुलिस वाले ने उनको अरेस्ट किया है वो कंटेम्प्ट बनती है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन बनता है। अब दिल्ली पुलिस भी रोज अखबारों में ऐड दे रही है इस बात की, एडवर्टीजमेंट। कल भी एक केस में मैंने आर्ग्यू किया था, जहांगीरपुरी वाले केस में, जो नाहरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति तोड़ दी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कुछ और जगह का दिया था, लेकिन क्योंकि ये जुल्म, बुलडोजर के जुल्म तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए ही बने हैं, ओबीसीज के लिए बने हैं जुल्म, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का भी निरंतर तौर पे बुलडोजर का इस्तेमाल करके शोषण किया जा रहा है, उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक केस में हमने अभी कल ही अखबार दिखाया था कि कल के अखबार में ही दिल्ली पुलिस ने 1/4 पेज का ऐड दिया हुआ था अरनेश कुमार की जजमेंट के बारे में कि 41A का नोटिस दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उन्हें पेश किया होगा वो जुडिशियल कस्टडी नहीं दे सकते, नहीं तो अरनेश कुमार की जजमेंट ये कहती है कि उस मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। तो ऐसे मुकदमे में जेल चले जाना, जबकि एक एमएलए साहब का काम क्या होना चाहिए था, जेल जाके तारीफ तो जरूर हो रही है उनकी, लेकिन उनका छोटा सा काम था। और ये बात मैं प्रेस के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से पहले भी कह चुका हूं कि उनको जाना चाहिए, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्ट्री है दिल्ली सरकार, शायद सत्येंद्र जैन साहब उसके मंत्री हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनके कुलीग हैं जो दूसरे भी एमएलए हैं, उनके मित्र जिनके यहाँ डिमोलिशंस जारी हैं, उनको जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी से एक ऑर्डर शीट या एक हुक्मनामा पास कराना चाहिए सारे कमिश्नर्स को एमसीडी के, कि आप ये कार्रवाई नहीं करोगे, ये कानूनी तरीका है, पहले नोटिस जाएगा, उसका जवाब सुना जाएगा और तब आप ये कार्रवाई करोगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम जैसे 2007 में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जितने भी हुए थे अक्रॉस द बोर्ड, सबके सब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है लीगलाइज कर दिए थे दिल्ली की सरकार ने, तो ये काम कर दें। तो ये काम तो नहीं करेंगे। उनके कितने एमएलए हैं आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में, इतने एमएलए हैं ना, एक तो मंत्री ने ऑर्डर करना है ये सब डिमोलिशन और बुलडोजर बंद हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं किया जाएगा। लोगों की भावनाओं से खेला जाएगा, लोगों को पिटवाया जाएगा, लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाए जाएंगे और उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। तो इसमें जितनी आरएसएस और बीजेपी इन्वॉल्व है, उतनी दूसरी पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं। खास तौर पे दिल्ली के लिए तो आम आदमी पार्टी के हाथ में कलम की ताकत है, सरकार की ताकत है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसमें वो भी राजनीति कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के घरों पे चल रहा है, उनकी जगहों पे चल रहा है और माइनॉरिटीज के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। तो इसमें इनकी मनुवादी मानसिकता भी झलकती है, आम आदमी पार्टी की भी। तो लोगों को पहले तो इस ड्रामे में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहांगीरपुरी में जो सुप्रीम कोर्ट तक में केस चल रहा है, अभी हमारे पास, हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम वकील हैं, हम जाके खुद किसी से ये नहीं कह सकते कि आप हमें वकील एंगेज करो, लेकिन कोई हमारे पास आता है तो हम फिर उस पर कार्रवाई करते हैं और ऐसी कार्रवाई करते हैं जो कि कारगर होती है। तो जहांगीरपुरी में भी आपको ये जान के, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से जान के बहुत हैरानी होगी कि अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई कंप्लेंट ही पुलिस को नहीं दी गई। आप मान सकते हैं इस बात को? एक जो दावे किए जाते हैं मुसलसल के, सब हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वो सब खामोश बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएंगे और पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे, चांद और मंगल ग्रह सब जगह चले जाएंगे।
लेकिन आज तक किसी भी पुलिस के एक एसएचओ तक को कंप्लेंट नहीं की गई थी। जब ये लोग हमारे पास आए पिछले हफ्ते, तब हमने पहली कंप्लेंट इनको बताया कि आप पूछा इनसे कि आपने कोई कंप्लेंट की है कि जी हमने तो की नहीं कोई कंप्लेंट, हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट। तो वो कंप्लेंट पहले हमने उनको सलाह दी कि आप अपनी वो कंप्लेंट कीजिए, तब अब वो कंप्लेंट हुई है। तब तो पुलिस को और जरिया क्या है, हम तो भारत के संविधान के जरिए ही रिलीफ दिलवा रहे हैं, और अब तो पिछले कुछ दिनों से तो मुसलसल अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक आपको केस याद होगा जो मेवात के ऊपर बहुत बड़ा एक इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के साथ मिलकर यहाँ के लोगों ने सांठगांठ की थी मुजफ्फरनगर के दंगों का बदला लेने के लिए, आतंकवादी इकट्ठा करने के लिए। अभी उसका ही पिछले हफ्ते जजमेंट आई है बहुत अच्छी, जिसमें पुलिस के खिलाफ, स्पेशल सेल के खिलाफ बहुत जबरदस्त टिप्पणियां की हैं जज साहब ने कि दे हैव मिजरेबली फेल्ड, और ऐसा कोई टेररिस्ट क्या आदमी नहीं था जिसकी पूरी झूठी कहानी गढ़ के इन्होंने इतना बड़ा केस लगा दिया। तो ये सब टिप्पणियां आई हैं, तो वो कब आती हैं? अब मैं इस बात को ये कहना चाहूंगा कि हमने इन लोगों को बरी करा लिया, ये बड़ी बात नहीं है, जबकि मैंने मेहनत करके कराया, ऐसी टिप्पणियां मिली है, मैं खुद कह रहा हूं। इसलिए मैं जो हमारी तंजीम है उनको भी कहता हूं ये बड़ा काम नहीं है, ये सबसे छोटा काम है। अब जो कार्रवाई पुलिस के खिलाफ हम करेंगे वो है इंपॉर्टेंट काम। बरी कराने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को। हालांकि वो केस तो कांग्रेस के टाइम में हुआ है और चिदम्बरम और शिंदे साहब उसके जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम कराएंगे। ये है असली काम। हमने 8 साल दिन रात की मेहनत करने के बाद जिनको बरी कराया, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब जो हम काम करेंगे वो बड़ा काम है, उससे लोगों को ये पता लगेगा, ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के, कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम खुद जेल जाएंगे, उससे इस तरह के झूठे मुकदमे बंद होंगे। तो मैं जो बात किसी और के लिए कहता हूं वो मुझ पे भी लागू है, और मैंने इसमें किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हमने ये काम फी सबीलिल्लाह किया, प्रोबोनो किया, बहुत अच्छी जजमेंट लाई, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम अब शुरू हो। अरे सब बड़े काम की बात जहां तक आपने कही, कुछ तो जो जो चंदे लेने का सिलसिला जिनका है वो तो ऐसा भी अदालतों में बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अगर कोई इन्वेस्टिगेट करे इस केस में भी ज्यादातर इस केस के सारी अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन देखेंगे मैंने ही की है। जी जी जी। इस केस में भी एक वो माहिर कानून थे वकील साहब जो मुस्लिम ही हैं, वो भी थे। उन्हीं तंजीमों के वकील रहते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, ये तो एविडेंस पड़ेगा, कोई तो नजर आ जाएगा, लेकिन उनको फीस दी गई। इन लोगों को भी ये बोला गया कि आप राजा साहब को वकील ना करो, सारा काम हमने किया। इनको भी कैंपेन की गई, एक मुल्जिम को हमसे अलग भी किया गया, और अब क्योंकि हम फ्री में कर रहे हैं तो चंदा तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। हम फ्री में केस कर रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन तंजीमें जो हैं वो किसी और से काम कराएंगे। ये क्या बुद्धि है, इसको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। हम ऐसा भी नहीं है कि कोई खराब वकील है, हमने सारे केसेस में अब तक अल्लाह के शुक्र से 100% रिजल्ट भी आया है, फ्री में भी कर रहे हैं, तो हमें क्यों वकील पसंद नहीं किया जाता, ये है सोचने की जरूरत। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये ऐसी पजल है कि वाकई अगर डॉक्यूमेंट्स देख लिए जाएं तो सारी चीजें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये भी एक ऐसा केस है, ये खुद एक ऐसा केस और मैं अपने कुछ अगर जर्नलिस्ट लोग भी देख रहे हों हमारे इस प्रोग्राम को, उनसे मैं जरूर कहूंगा, उन्हें इनवाइट करूंगा कि वो अदालत के कागजों को, क्रॉस एग्जामिनेशन को, वो सब देखें कि आखिर कौन इनको बचाने की कोशिश करता है और कौन फंसाने की कोशिश करता है। मैं खुद इन दोनों तंजीमों के बड़े लोगों से मिलकर के बता चुका हूं कि आपके वकील क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रद्दअमल ऐसा नहीं आया जिसमें कहीं सुधार के इम्कान हो। महमूद प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब से पहले भी कई ऐसे केसेस में, मुझे मालूम है, वो किया है कि दूसरे वकीलों ने क्रॉस एग्जामिनेशन निल लिखा हुआ है और आपने लोगों को छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, काम किया है। वो बहरहाल आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, चीजें लोगों के सामने आएंगी, और वो भी बेनकाब होंगे जो दुनिया भर से चंदा लेकर के
अपनी 5 स्टार जिंदगी गुजार करके, जिन्होंने अभी पिछले दिनों एक 5 स्टार बाकायदा ईद मिलन भी कराया है, और उसमें वही लोग शामिल हुए जो बाबरी मस्जिद को गिराने में बाकायदा शामिल थे और आज भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। महमूद प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खास बात जो बताई कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है देशद्रोह वाला, ये अभी बहुत ही छोटा सा हथियार उनके हाथ से लिया गया है और बड़े हथियार अभी सरकारों के हाथ में हैं, जिसमें यूएपीए, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, इस किस्म के। लेकिन बहरहाल एक मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम उससे आगे जा सकते हैं, और हुकूमत की तरफ से जो कुछ कहा गया है, लॉ मिनिस्टर की तरफ से, देखिए बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन होती है। प्राइम मिनिस्टर के बाद जब किसी एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कोई बात करता है तो वो ऐसा ही है जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी हद में रहिए। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। आगे आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने कई अहम इश्यूज पर बात की, और खास तौर पर आपने जो बताया कि मेवात वाला केस, उसमें स्पेशल सेल के लोगों को भी डांट फटकार लगी है। उसके अलावा आपने जहांगीरपुरी के बारे में बताया, ये बहुत ही आई ओपनिंग है कि अभी तक मुसलमानों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी। वावेला इतना, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया, सब कुछ, लेकिन असल जहां एक कागज डालना था वहां कागज नहीं पहुंचाया गया और हंगामे पूरे होते रहे। तो कानून के अंदर रहकर, संविधान के अंदर रहकर हमें अपनी तमाम कोशिशें करनी चाहिए, वो महमूद प्राचा बार बार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।